हमारे ज्ञान चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट जेबी गुप्ता साहब को मंच पर स्थापित करना है। राजस्थान चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट गणेश शर्मा जी से कृपया मंच पर स्थापित करें। मां सरस्वती का आज्ञा सब मिल चुके हैं, माननीय मंत्री रहेगी और कई बाहर बैठे हुए हैं, उन्हें इंतजार बैठे हैं, तो हम जो है वहाँ अपना शुरू कर रहे हैं। और मैं पहले हमारे स्पीकर हैं मेरठ से पधारे एडवोकेट संजीव गुप्ता जी, जो असेसमेंट और उस जगह को धन्यवाद राष्ट्रीय महासचिव जी। सभागार में मंच पर आसीन सभी पदाधिकारीगण, सभागार में उपस्थित सभी मेरे अधिवक्ता साथियों, मातृशक्तियां, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। साथियों, इतना अच्छा भोजन खाने के बाद जो टेक्निकल सेशन होता है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं अटेंड कर चुका हूँ। लजीज व्यंजन, उसके बाद बैठकर हमें टेक्निकल सेशन में पार्ट लेना बोरियत भी हो सकती है, लेकिन आज हम इसको चेंज करेंगे, आज उसको थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन बनाना चाहिए। इस संबंध में मुझे एक महाभारत का छोटा सा प्रसंग याद आ गया, तो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। जब पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन में थे, तो उस समय उनके आश्रम में दुर्वासा ऋषि आए थे भोजन के लिए। अब भोजन हो गया था खत्म, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण आए और चावल का केवल एक दाना उन्होंने अपने मुख में रखा और वो सारे ऋषि तृप्त हो गए। तो मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट में आप सभी को तृप्त कर दूं अपने जजमेंट से। साथियों, आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है सभी के साथ। आईटीसी जो है रिवर्स के बहुत नोटिस आ रहे हैं, 2A में नहीं है, 2B में नहीं है, सभी लोग मेरे ख्याल में इससे परेशान हो रहे हैं। इसके लिए मैं जजमेंट आप लोगों को बता रहा हूँ। वैसे तो जजमेंट बड़ा फेमस हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ अधिवक्ता महसूस से हो सकता है कन्फ्यूजन हो। वो है डीवाई बीथर एंटरप्राइजेज वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर। आप चाहेंगे तो कोर्ट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा जजमेंट है। डीवाई बीथर एंटरप्राइजेज वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर, मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसमें जो है हमारे माननीय हाई कोर्ट ने ये डिस्कस हुआ था, जो हमारा उसमें बेसिक जो जीस्ट था वो मैं बताता हूँ आपको। सेक्शन 16 था हमारा सीजीएसटी एक्ट का। इसमें ये था कि अगर इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ जीएसटी हु शुड बी क्वेश्चन, सेलर और परचेजर। अब बिल्कुल ठीक बात है कि हम लोग अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 3B भी फाइल कर रहे हैं, 1B फाइल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें आईटीसी का लाभ नहीं मिलता। तो उसके लिए केस में ये जजमेंट आपकी बहुत हेल्प करेगा। तालियों से स्वागत करते हैं। वेटरिज्म का केस था, बहुत अच्छा केस था ये। इसमें उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर की थी, अथॉरिटी डज नॉट हैव द जुरिसडिक्शन टू रिवर्स द आईटीसी ऑलरेडी अवेल्ड बाय द एसएससी ऑन द ग्राउंड दैट द सेलिंग डीलर हैज नॉट पेड द टैक्स। इसी जजमेंट में इन्होंने इस जजमेंट को कोट करा था और इन्होंने एक डिपार्टमेंट द्वारा एक प्रेस रिलीज हमारी रिलीज करी थी उन्होंने 4 मई 2018 को। उसमें उन्होंने लिखा था, डिपार्टमेंट ने मेंशन दैट देयर शैल नॉट बी एनी ऑटोमेटिक रिवर्सल ऑफ आईटीसी फ्रॉम द बायर ऑन नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने पेटिशनर ने इन दो चीजों की हेल्प की थी। तो माननीय हाई कोर्ट ने बिल्कुल ध्यानपूर्वक इन बातों को सुना और उन्होंने इस ऑर्डर को पेश किया और उन्होंने बिल्कुल उसमें लिखा कि द रेस्पोंडेंट विल आल्सो। इसमें हुआ क्या, एसएससी रिसीव्ड गुड्स अलोंग विद टैक्स इनवॉइसेस, वेटमेंट स्लिप्स, ई-वे बिल्स, purchases duly reflected in GSTR 2A 2B respectively
Department blocked ITC in exercise of power under Rule 86A of the CGST rules. रूल यहाँ पर ITC ब्लॉक कर दी। इसके बाद जो पेटिशनर था उसने डिपार्टमेंट से पूछा कि हमारी ITC आपने ब्लॉक क्यों करी। डिपार्टमेंट कोई इसका रीजन भी नहीं बता पाया, केवल ब्लॉक कर दी, बस कर दी उन्होंने ब्लॉक। अब जब पेटिशनर ने माननीय हाई कोर्ट के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करा तो वहां पर कोर्ट ने कहा कि जो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, आप ITC कैसे ब्लॉक नहीं कर सकते। जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है दैट इज रीजन टू बिलीव। पहला तो रीजन टू बिलीव होना मस्ट है, और दूसरा होना चाहिए कि जो भी आपके रीजन है दैट मस्ट बी रिकॉर्डेड होनी चाहिए। ऐसे नहीं कर सकते कि आपने बस एक करा और कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को क्वेश्चन कर दिया, जो ऑर्डर हमारा ITC का ब्लॉक था। ये दो कंडीशन आप लोग आगे अपने, मैं थोड़ा शॉर्ट में भी चल रहा हूँ, टाइम बहुत ज्यादा नहीं मेरे को अलॉटेड है। तो जजमेंट पूरा क्लियर, मैं पूरा जजमेंट पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत थोड़ा जिस्ट बना रखा है। इसमें क्या हुआ था, रिट पेटिशन जो था एक प्रोप्राइटरी कंसर्न था which was engaged in the directed of the department to at least convey the reason तो पता है कम से कम हमने गलती क्या हुई है, if not in detail at least in brief for blocking the ITC। counsel for the respondent contended, counsel ने भी क्या कहा, that the satisfaction arrived at by the authorities was based on some material and it cannot be said that the action of the department in blocking the ITC was illegal। petitioner argued that 74 उसने कहा कि नोटिस भी जारी नहीं करा, ITC was bereft of any reason and there was no question of being satisfied about the necessity of passing it। so उसके बाद उन्होंने कहा the order would have to be treated as erroneous in law। the second requirement is one of an arbitrary exercise of power under Rule 86। वो बिल्कुल हेल्प की। साथियों एक जजमेंट मैं रख रहा हूँ आपके सामने, भारत मिंट एंड एलाइड केमिकल्स का। इसमें क्या था, इसमें जो हमारा पेटिशनर था that was engaged in the trading, manufacturing and trading of PVC pipe, high density polythene, scrap and angles। इसमें हमारे पेटिशनर को GST REG 17 में एक रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का नोटिस दिया गया और उसमें लिखा हुआ था रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ फ्रॉड, willful misstatement और suppression of facts। अब इसमें पेटिशनर ने कहा that there is no provision in under section 16 of OGST हम उसको उड़ीसा के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, and rule number 21 of OGST rule, there is no provision that enables the cancellation of registration of the purchasing dealer for any fraud committed by the selling dealer। ये प्रॉब्लम आएगी सभी के साथ आने वाली है। इसमें पेटिशनर ने ये भी आर्ग्यू किया that the cancelled registration of the selling dealer long after the dates of the purchase made by the petitioner। उसका इसमें ये भी उसने प्लीड की कि जब मैंने उससे परचेजिंग करी ऐसा नहीं है उसका रजिस्ट्रेशन जल्दी कैंसिल हो गया। टैक्स इनवॉइसेस दैट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर इनवॉइसेस हैं और प्रॉपर लॉ का पालन हुआ इसमें। इसमें उन्होंने एक जजमेंट का भी पेटिशनर ने कोट किया था, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था, क्वेस्ट मर्केंडाइजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2007। इसमें कहा गया था दैट द बायर कैन नॉट बी पुट इन जियोपार्डी। जियोपार्डी मींस उसको हम किसी लॉस में नहीं रख सकते, उसको कोई डैमेज नहीं पहुंचा सकते। वेयर ही हैज डन ऑल दैट लॉ रिक्वायर्स हिम टू डू। तो ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस जजमेंट की हेल्प ले सकते हैं। बहुत अच्छा जजमेंट है ये ब्राइट स्टार कास्टिंग इंडस्ट्रीज का।
इसमें क्या हुआ था, ITC was being denied by the GST authorities on the ground that the supplier from whom the petitioner claimed to have purchased the goods are all fake and non-existing, and the bank accounts opened by those suppliers are on the basis of fake document, and petitioner claim of benefit of ITC are not supported by the relevant document. इसमें उन्होंने कहा कि जो डिपार्टमेंट ने कहा जो पेटिशनर ने परचेजेस किए हैं वो सब फेक है, उनको फेक बताया, और जो उनके सेलर थे उनको ये बताया गया कि उनके जो बैंक अकाउंट हैं वो उन्होंने सब मतलब गलत डॉक्यूमेंट्स वगैरह। पेटिशनर हैव नॉट वेरीफाइड द जेन्युइननेस एंड आइडेंटिटी ऑफ द सप्लायर। डिपार्टमेंट ने ये कहा, मेरी तो समझ में आज तक ये नहीं समझ में आया कि हम किसी की आइडेंटिटी कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो जेन्युइन या नहीं है। यानी कि अगर हमें किसी से परचेजिंग करनी हो पहले तो उसकी पूरी फाइल चेक करो। आज तक सही में मेरी समझ में नहीं आया कि हम कैसे इस ग्राउंड पर बिजनेस कर पाएंगे। इसको मैटर को भी हाई कोर्ट ने कहा, मैटर रिमाइंडर किया गया जीएसटी अथॉरिटीज को टू कंसीडर अ फ्रेश केस द पेटिशनर ऑन द इश्यू ऑफ देयर एंटाइटलमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ आईटीसी बाय कंसीडरिंग द डॉक्यूमेंट व्हिच द पेटिशनर वांट टू रिलाई इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम। जिन्होंने हाई कोर्ट ने कहा कि आप इनके पेपर्स की जांच कीजिए, और इसमें हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि जो परचेजेस हैं ये उसके रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन से पहले की बात ये नहीं है, तो आप उनको इसमें बोल नहीं कह सकते। बस एक लास्ट जजमेंट और अकाउंट तो जजमेंट तो मेरे पास और की है, लेकिन समय की छोटी बंदिशें हैं। एक वहावती स्टील्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का जजमेंट है। इसमें फरवरी में एसजीएसटी डिपार्टमेंट ने एक शोकॉज जारी करा कैंसिलेशन की, रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की। उसमें रीजन दिया कि आपका वैट का सीएसटी का नंबर कैंसिल किया गया है, इसलिए जीएसटी की आपका जो है हम सस्पेंड कर रहे हैं, मतलब कैंसिलेशन का मतलब सेम डे उसको सस्पेंड कर दिया। पेटिशनर हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने कहा कि ये नोटिस को हम क्वेश्चन करते हैं, चाहे तो आप एक शोकॉज दोबारा जारी करें जो स्पीकिंग शोकॉज नोटिस हो। हाई कोर्ट का बेसिकली इस केस में हमेशा ये थी कि जो भी नोटिस जारी हो रहा है वो स्पीकिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि एक लाइन लिखी हैज नॉट बीन फॉलोड ये वो और उसमें हम करें। इसके बाद नोटिस कैंसिल किया गया और एसेसिंग ऑफिसर ने उनका जजमेंट ना मानते हुए उसको दोबारा से उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया और उससे कहा कि आप चाहें तो रिवोकेशन ले सकते हैं। पेटिशनर दोबारा हाई कोर्ट चला गया। इसमें पेटिशनर ने कहा कि इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए अधिकारी के अगेंस्ट और रजिस्ट्रेशन मेरा रिवोक होना चाहिए। तो माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा कि हम इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं मान रहे, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो रिवोक कर रहे हैं, लेकिन अगर अधिकारी दोबारा ऐसा करता पाया गया तो दैट विल बी द लास्ट डे इन हिज ऑफिस। बिल्कुल यही उसमें लाइन लिखी हुई है जजमेंट में, आप पढ़ लीजिएगा कि वो दिन उसका उस ऑफिस में आखिरी दिन होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी बात को उचित प्लेटफॉर्म पे उचित तरीके से रखें तो न्याय मिलेगा। और बाकी मैं अपनी बॉडी को यही विराम देता हूँ। मैं जो है हमारे एसोसिएशन का उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आप लोगों के समक्ष अपने विचार रखने का मौका दिया, और यदि किसी व्यक्ति को भी अगर मेरे जजमेंट से लाभ मिलता है तो मेरा यहाँ बोलना निश्चित रूप से सफल होगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कुशीनगर, नाम सुना कुशीनगर, सुना हुआ नाम, महात्मा बुद्ध की निर्माण स्थली है। ये है राजेश शर्मा जी, कुशीनगर पटना से राजेश शर्मा जी आमंत्रित कर रहा हूँ। जीएसटी ऑन मेडिकल सर्विसेज
उस पर अपना उद्बोधन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे सुनने के लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित कर दिया। मैं तथागत महात्मा बुद्ध की धरती से कुशीनगर पटौना से यहाँ आया हूँ और जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो बहुत छोटा सा टॉपिक है और वो है हेल्थ केयर सर्विस में। इसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जो सबके समक्ष बार बार आते हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिकल स्टोर होते हैं, वहाँ पेशेंट को एडमिट किया जाता है, उनको भोजन भी दिया जाता है और मेडिसिन भी दी जाती है। तो क्या स्थिति वहाँ बनती है जीएसटी की, इस पर मुझे बोलने का मौका है। किसी भी चीज़ में एग्जेम्पशन तभी दिया जाता है जब उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी हो। अगर टैक्सेबिलिटी नहीं है तो एग्जेम्पशन का कोई सवाल ही नहीं। तो टैक्सेबिलिटी तो हमारे सर्विसेज पे है, इसीलिए वहाँ पर एग्जेम्पशन की बात आई और उन्होंने एग्जेम्पशन जो है सेक्शन 11 में उन्होंने इशू किया। तो जो आज हमारी बात हो रही है हेल्थ सर्विस पे, उसमें कुछ बातें विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा। उसमें ये है कि हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑथराइज्ड प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स, या तो डॉक्टर दे या डॉक्टर के सहयोग करने वाले पैरामेडिक्स हों, या तो वो हों या वो सारे सर्विसेज भी उसमें शामिल हो जाते हैं जो इसमें सहयोग करते हैं डॉक्टर्स का, चाहे वो डीएमएलटी हो, चाहे वो नर्सेज हो, चाहे कोई। तो इनको यहाँ पे छूट दी गई, लेकिन किस रूप में छूट दी गई इसके बारे में महत्वपूर्ण है। उन्होंने यहाँ कहा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए पेशेंट एंड एम्बुलेंस अदर देन स्पेसिफाइड इन वन में डॉक्टर्स आ गए, पैरामेडिक्स आ गए और डीएमएलटी वाले सारे लोग आ गए, और दूसरी कैटेगरी में आ गए कि पेशेंट को ले जाना ले आना, उसे भी उन्होंने कहा कि इसे भी हम कर मुक्त करते हैं। लेकिन कब कब कर मुक्त करते हैं वो ये कह रहे हैं, मीन्स एनी सर्विसेज बाय वे ऑफ डायग्नोसिस or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognized। सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन है वो ये है यहाँ, अगर वो डायग्नोसिस कर रहा है या कोई ट्रीटमेंट कर रहा है या कोई देखभाल कर रहा है किसकी, इलनेस की, बीमार की, डिफॉर्मिटी हो, एबनॉर्मलिटी हो, प्रेगनेंसी हो, तब हम एग्जेप्ट करेंगे। लेकिन किसको करेंगे, वो ये कह रहे हैं कि एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, जो भारत में रिकॉग्नाइज की गई, भारत में कौन सी मेडिसिन रिकॉग्नाइज की गई, कौन से पैड को रिकॉग्नाइज किया गया, वो उन्होंने वहाँ लिखा। और उन्होंने क्या लिखा उसमें, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में उन्होंने लिखा है कि एलोपैथ, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथ, सिद्धा, यूनानी या कोई और भी ऐसा कोई उपचार जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट मान्यता देती हो। अगर ये काम जो ऊपर मैंने बताया कि अगर वो इंजरी है, डिफॉर्मिटी है, एबनॉर्मलिटी है, उसके केयर में अगर वो कर रहे हैं तब तो उनको वहाँ उन्होंने छूट दी है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि यहाँ उन्होंने लिखा है कि योगा, उसी तरह हम बात करते हैं एक्यूपंक्चर को, उसी तरह हम बात करते हैं कोई टच वाले को जो हमारे शरीर को छू करके उपचार करता है। जो टच है या जो एक्यूपंक्चर है या इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्या कहते हैं मैग्नेटिक, अभी उसको किसी भारत सरकार ने कोई भी क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में उनको मान्यता नहीं दी है। अगर ये उपचार अगर कोई भी कर रहे हैं तो उनको किसी प्रकार का कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, वहाँ उनके लिए टैक्सेबिलिटी आएगी आएगी। तो जो उन्होंने क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में लिखा है वही छूट है। उसमें फिर मैं कह रहा हूँ एलोपैथ, योगा, नेचुरोपैथ, आयुर्वेद,
होम्योपैथ, सिद्ध, यूनानी या कोई और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान्यता दी हो। अब या तो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट नर्सिंग होम भी हो सकता है, या वो पर्सनली कोई डॉक्टर भी कर सकता है, या वो घर में जाके इलाज भी कर सकता है, या अपने आप भर्ती करके भी इलाज कर सकता है। हर तरह की पद्धति को जो इसमें बताई गई है उसको उन्होंने एग्जम्पशन दिया है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, योगा सब लोग आप मोस्टली लोग देखते हैं हरिद्वार की इस भूमि में योगा की क्लासेस बहुत चलती हैं, बाबा रामदेव जी भी हैं और भी हैं, सब लोग यहाँ योगा चलाते हैं। तो क्या इनको वो कर रहे हैं तो क्या छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मेरा ये है। योगा में छूट आपको तभी है जो पहले उन्होंने डिफिनेशन में दिया कि डायग्नोसिस हो, ट्रीटमेंट हो, केयर हो, किसका, कोई इलनेस हो, डिफॉर्मिटी हो, इंजरी हो, अगर उसको ठीक करने के लिए अगर वो योगा करा रहा है तो एग्जम्पशन है। अगर इसको करने के लिए अगर वो योगा नहीं करा रहा, शौकिया योगा आप सीखने जा रहे हैं और योगा कर रहे हैं, तो वहां पे टैक्सेबिलिटी है, वहां किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। एक छूट योगा में और है, एक जगह और है, जब हम एग्जम्पशन के सीरियल नंबर 1 को देखते हैं, सेंट्रल रेट के सेंट्रल टैक्स रेट को 12 नंबर पे, तो वहां पर उन्होंने एक जगह चैरिटेबल एक्टिविटीज को उन्होंने छूट दी है। चैरिटेबल एक्टिविटीज 12AA में अब उसमें एक नया क्लास और जोड़ दिया गया 12AB। अगर वो एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियन आप स्पिरिचुअल या योगा का अगर कोई काम करवाते हैं, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए योगा अगर आपसे करवा रहे हैं, आपकी उन्नति के लिए योगा करा रहे हैं, अगर वो चैरिटेबल ट्रस्ट है और चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा है जो 12AA या AB पर रजिस्टर्ड है, तो उसको छूट है। अगर वो नहीं है तो फिर आपको योगा को और कहीं छूट नहीं है। सिर्फ 2 ही जगह है योगा की छूट, एक तो जनरल जो आपका 12AA में जो रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट हो, अगर वो योगा करा रहा है, किसके में, स्पिरिचुअल या उसके लिए आपके आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए अगर योगा करा रहा है तो छूट है, अदरवाइज छूट नहीं है। और एक डॉक्टर का जो मैंने बताया वहां पे वो छूट है। अगर हम किसी होटल में जाते हैं, स्पा में जाते हैं, बॉडी मसाज करवाते हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हीरो हीरोइन जाते हैं अपने को सुंदर दिखने के लिए, फिल्मों में अपने को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वहां उनको किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। छूट कहां पर है? अगर कोई जन्मजात टेढ़े मेढ़े कोई अंग है, जन्मजात, या किसी बीमारी के नाते आपका कोई अंग गड़बड़ हो गया, तब तो आपको उसका इलाज करवा रहे हैं तो डॉक्टर को छूट है। अगर वो बीमारी से संबंधित नहीं है तो छूट नहीं है। सपोज करिए कि कोई बच्चा है, उसको 6 उंगली है, एक कट गई, उसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी है, तो डिफॉर्मिटी है या एबनॉर्मलिटी है, तो वहां पर तो छूट दी गई है, वहां पे प्लास्टिक सर्जरी, वहां पे छूट मिलेगी डॉक्टर को और पेशेंट को। लेकिन अगर मैं अपने को सुंदर दिखने के लिए कि मेरी नाक थोड़ी सी टेढ़ी है, इसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी जाए ताकि मैं थोड़ा सुंदर दिखूं, तो वहां पर छूट नहीं है, वहां पे पूरी टैक्सेबिलिटी है। तो प्लास्टिक सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट, यदि ये बीमारी से उत्पन्न नहीं हुआ है तो छूट नहीं है, बीमारी से उत्पन्न है और उसमें अगर कोई इलाज करवा रहे हैं तो छूट है। कैंसर के पेशेंट जब कीमो या रेडियो जब होता है तो उनके बहुत लोगों के बाल गायब हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप अपने बाल को सही करवाने जा रहे हैं, ट्रांसप्लांट करवाने जा रहे हैं, तो वहां पे आपको छूट मिलेगी, अदरवाइज आपको छूट नहीं मिलेगी। अब एक क्वेश्चन यहाँ और आता है, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की सेवा लेता है अपने हॉस्पिटल्स में कि आइए और मेरे यहाँ इसका इलाज है, स्पेशल केस है, आप आए हमारे यहाँ देखें। तो क्या जो डॉक्टर को जो फीस मिलती है, सपोज करिए उसने 10,000 रुपए चार्ज किए, 7,500 रुपए उसने जो डॉक्टर आया उनके यहाँ कंसल्टेंसी करने उनको उन्होंने दे दिया और 2,500 रुपए अपने पास रख लिए, तो क्या वहां पे उसको छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो वो भी छूट इसमें शामिल है
एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को किसी प्रकार की कोई सर्विस दे रहा है तो वहां पर इसका भी एग्जेम्पशन दिया गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो अब है, पेशेंट को जब हम एडमिट करते हैं 5 दिन 7 दिन 10 दिन के लिए, तो वो आपका ऑपरेशन करते हैं, आपको बेड के ऊपर आपको मेडिसिन उपलब्ध कराते हैं और आपको जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वैसा वो आपको भोजन भी देते हैं। तीनों चीज वो आपको देते हैं। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि हमें कब छूट मिलेगी और कब छूट हमें इसकी नहीं मिलेगी। एक कॉन्सेप्ट है मिक्स सप्लाई का और कंपोजिट सप्लाई का। हमको यहाँ देखना होगा कि हम किस चीज का इलाज कराने गए, वहां रहने गए, मेडिसिन लेने गए या हम अपना इलाज कराने गए। अगर हम अपना इलाज कराने गए हैं उसमें सारी चीजें शामिल हैं, इंक्लूसिव है, सब कुछ शामिल है, इंक्लूडेड है, तो वो कंपोजिट सप्लाई हो गई। नेचुरल बंडल हो गया, कंपोजिट सप्लाई हो गई, एक ही बिल बनाएगा। और जो प्रिंसिपल जो सप्लाई है, अगर वो टैक्सेबल है तो टैक्स लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जब प्रिंसिपल सप्लाई को जब उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया तो बाकी की जो और भी जो सर्विसेज उसके साथ हैं, मेडिसिन का अलग से कोई चार्ज नहीं है, फूड का कोई अलग से चार्ज नहीं है, सब इंक्लूडेड है उसी के साथ, तो वहाँ पे वो एग्जेम्पशन मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। बाकी को किसको नहीं मिलेगा? अब उसके साथ 2-3 उनके साथ गए व्यक्ति गए जो उनके साथ रहते हैं और उसी परिसर में एक कैंटीन भी है, डॉक्टर्स भी वहाँ भोजन करते हैं और जो भी लोग पेशेंट के साथ गए वो भी भोजन करते हैं। अगर वो वहाँ भोजन ले रहे हैं या डॉक्टर ले रहे हैं उस कैंटीन का, तो वो टैक्सेबिलिटी है। केवल छूट वही है जहाँ पर पेशेंट को कंबाइंड बिल जो जा रहा है, कंपोजिट सप्लाई जहाँ हो रही है वहाँ। उसी हॉस्पिटल में एक मेडिकल स्टोर भी है और वो मेडिसिन इंडोर पेशेंट को डॉक्टर को देता है कंज्यूम करने के लिए, जो वो इंडोर पेशेंट को देते हैं। और जब डिस्चार्ज होता है पेशेंट तो वो आकर के बाहर से उसी कैंपस में और मेडिसिन सेंटर से वो अपनी मेडिसिन परचेज करते हैं। तो कुछ लोगों ने शुरू में क्या किया कि सारी दवाओं को उन्होंने कहा तो सब एग्जेम्प्ट है, हॉस्पिटल के अंदर है, मेडिसिन है, क्लिनिक के अंदर है, सब एग्जेम्प्ट है। ये गलत है। जितना कंज्यूम इंडोर पेशेंट के लिए वो कर रहे हैं उतनी आईटीसी उनको रिवर्स करनी होगी। जितनी मेडिसिन उन्होंने इंडोर पेशेंट पे यूज की उतने रेशियो में उनको आईटीसी रिवर्स करनी होगी और रूल 42 का प्रयोग करेंगे। रूल 42 का वो यहाँ यूज करेंगे, उसी रेशियो में एग्जेम्प्ट सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई के रेशियो में अपनी आईटीसी रिवर्स करेंगे और हर मंथ करते हुए चलेंगे। जितना वो आउटडोर पेशेंट के लिए दे रहे हैं उस पर जो रेट ऑफ टैक्स जो मेडिसिन का बनता है 0, 5, 12, 18, 28 वो लगेगा और वही उनको आईटीसी मिलेगी। इसके साथ ही जो वेटनरी हॉस्पिटल्स भी होते हैं मरीजों को इलाज के लिए जो जानवर हैं, तो वो भी पूरा एग्जेम्प्ट है, वो भी हेल्थ केयर सर्विस में कवर हो जाता है। एम्बुलेंस सेवा एग्जेम्प्ट है। जो वेस्टेज निकलते हैं हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट के दौरान, अगर वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में अगर कोई ऐसा प्लांट लगा रखे हैं जहां ऑपरेटर की वो सर्विस ले रहे हैं उस वेस्टेज को समाप्त करने के लिए, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलने में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा। धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जबलपुर एडिशनल लॉ कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर आसिफ कुमार से बात करेंगे। जो टैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या व्यवस्था है टैक्सेशन है उस पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ हूँ और मैं ज़्यादातर लेक्चर अपनी इंग्लिश में देता हूँ। मैं कोशिश करूँगा अपने लेक्चर हिंदी में लूँ, तो मुझे बहुत सी त्रुटियाँ होंगी, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। शब्दावली की कमी है और कंटेंट में कमी नहीं होगी। मेरा जो टॉपिक आज है वो है संवैधानिकता ऑफ जीएसटी, कि बदल द आइडिया जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉट।
सो डीलिंग विद दैट टॉपिक, उस विचार से डील करते हुए पहला एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि कोई राज्य सरकार आपके समय में हो सकती है कि हम अपने यहाँ जीएसटी नहीं लगाएंगे? क्या उनकी बात शक्ति है? जी बिल्कुल बिल्कुल सही हो सर, बिल्कुल शक्ति उनके पास है, तब क्या वो अपने को हटा सकते हैं, हटाना चाहेंगे? पर आपने बिल्कुल बिल्कुल, और सर आपने बहुत सारा आपने भूल गया, हम ये सिस्टम देखा है जीएसटी का, जहाँ पे एक टैक्स वन इशू, दैट इज ऑल राइट। बराबर क्या हो, क्या एक टैक्स एक कर लाने के चक्कर में क्या जो संघवाद की परिभाषा है, जिसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं, फेडरलिज्म में आप ये चाहोगे कि राज्य सरकार के पास भी उतनी ऑटोनॉमी हो जितनी संघ के पास हो, तो क्या जीएसटी काउंसिल आने के बाद क्या उतनी ऑटोनॉमी बच पाई राज्य सरकारों के पास? और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये 1990 से लेकर 1950 से लेकर 2000 तक एक प्रैक्टिस थी। प्रैक्टिस क्या थी कि जो डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स होता था संघ से राज्यों के लिए, वो उतना नहीं होता। इनकम टैक्स वाज मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंटर। ये 10वीं जो फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट आई, उसमें बोला कि आप अपने इनकम टैक्स का स्तर बढ़ाइए, जो डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स हो रहा है उसमें इनकम टैक्स का स्तर बढ़ाइए, ठीक है। 12th फाइनेंस कमीशन आई, उसमें बोला कि आप सिर्फ इनकम टैक्स से मत करिए, आप अपना सर्विस टैक्स भी शेयर करें। 12th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को कंसिडरेशन में लेते हुए 80th अमेंडमेंट किया गया संविधान के अंतर्गत। उसके बाद ये बोला गया कि इवन सर्विस टैक्स हैज टू बी शेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बट उसके लिए लॉ बनाएगा सेंटर। अमेंडमेंट कर दिया, संविधान में ऐड कर दिया और ये बोल दिया कि सर्विस टैक्स शेयर की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो उसके लॉ को बनाएगा सेंटर। अब दिक्कत क्या है कि क्या संघ अपना पैसा शेयर करना चाहेगा? मतलब क्या आप अपना पैसा शेयर करना चाहोगे ना सर? नहीं ना, आप करना चाहोगे पर अपनी नियम पे, तो संघ ने ठीक है चलो हम पैसा शेयर करेंगे। हाँ, अब सर्विस टैक्स का जो रेवेन्यू है उतना बड़ा है कि कोई राज्य सरकार को छोड़ना नहीं चाहती। राज्य सरकार अपनी ऑटोनॉमी छोड़ने को तैयार है कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ, वो छोड़ने को तैयार है कि उसको सर्विस टैक्स मिलने वाला है। पर दिक्कत क्या है, जब कोविड आया और मैं आपको बताता हूँ कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार को एक लोभन दिया गया कि आप जीएसटी एक्ट में आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, और उसको अप्लाई करने में जो वन टैक्स कमीशन लगाया जाएगा आपको कोई भी नुकसान होगा, आने वाले 5 सालों के लिए हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे। और जून 2022 को उसका फाइनल डेट है, जून 2022 को ये कॉम्पनसेशन स्कीम का अंत हो जाएगा। कोविड आया बीच में 2 साल, इंडस्ट्रीज रन नहीं कर पा रही, और हम सब इसको फेस किए, रेवेन्यू आया। फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि कोविड इज एन एक्ट ऑफ गॉड, और एक्ट ऑफ गॉड के लिए राज्य संघ मजबूर नहीं है कि वो आपको कॉम्पनसेट करे। इसलिए तमिलनाडु सरकार उस वाली कहती है कि अगर आप अभी कॉम्पनसेट नहीं करेंगे तो हम जीएसटी को फॉलो क्यों करेंगे? आपने भी 5 साल का वारंटी दिया कि 5 साल तक आप हमें कॉम्पनसेट करेंगे, अगर हमारा रेवेन्यू कम हुआ तो आप हमें कॉम्पनसेट करेंगे। पर आप कहते हैं बिकॉज़ कोविड आया और कोविड एक्ट ऑफ गॉड है तो उसमें हम लायबल नहीं है। अब मजबूर कर देगा सरकार, है ना? पर फिर क्या करोगे? सर्विस टैक्स का रेवेन्यू इतना ज्यादा है कि कोई रास्ता तो छोड़ने को तैयार नहीं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं जब जीएसटी में क्वेश्चन उठ के आता है क्या जीएसटी वैध है अवैध है, अगर आप उसका जीएसटी काउंसिल का वोटिंग पैटर्न पढ़ेंगे, जीएसटी का वोटिंग काउंसिल का वोटिंग पैटर्न बहुत सिंपल सा है। वो कहता है 33% वोटिंग शेयर संघ के पास होगा, 66% राज्य सरकार के पास होगा। ये जो 66% राज्य सरकार के पास है वो किसी अकेले किसी राज्य के पास नहीं है, क्यूमुलेटिव राज्यों के पास, सबको मिलके साथ में आना पड़ेगा तब बोलेंगे कि सुनिए हम भी हैं। पर दिक्कत क्या है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो संघ में भी है और राज्यों में भी है और मैक्सिमम राज्यों में, राइट, अगर मैक्सिमम राज्यों में एक पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है, सेंटर में भी और स्टेट में भी, तो बाय डिफॉल्ट जीएसटी काउंसिल में कैप्चर में, तो इसके वजह क्या रहा सरकार के लिए, है ना? यहाँ पे राज्य सरकार की अपनी ऑटोनॉमी से छोड़ दी, बिकॉज अगर मैं राज्य सरकार हूँ और मेरे पास अभी टैक्स एक्सपेंडेबल इनकम थी, मतलब अगर आज मुझे लगता है कि मेरे पास टैक्स रेवेन्यू का कम हो रहा है तो मैं किसी आइटम पे अपना सेस लगा दिया, एंटी टैक्स लगा दिया, ऑफराइट लगा दिया, इसके थ्रू ये एक्सपेंडेबल इनकम थी, है ना? अब ये डिसीजन मेकिंग के बाद होना चाहिए, वो मैंने दे दी किसको? जीएसटी काउंसिल को।
और जीएसटी काउंसिल में फिर कह रहा हूँ मैंडेटरी नहीं है, पर कहीं ना कहीं वो राज्य सरकार जो शायद केंद्र शासित पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं है, वो वेट एंड वॉच अगेन देख रही है। ये सब किया गया। हाँ, वो वेट कर रही है कि जून 2022 खत्म हो, वो डिसाइड करेंगे कि हमें आगे जाना है कि नहीं जाना है, कि जो हम रेवेन्यू लॉस कर रहे थे या हम कर चुके हैं या आगे कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ऑटोनॉमी छोड़ दी। और कहीं ना कहीं जब राज्य सरकार आपकी ऑटोनॉमी चली जाती है तो जो संघवाद है, फेडरलिज्म जिसको हम मूलतः ढांचा बोलते हैं संविधान का, उस पर अटैक होता है। तो जिस तरह जीएसटी काउंसिल काम करेगी वो डिसाइड करेगा कि हमारा संघवाद बचेगा कि नहीं बचेगा। अब ये राज्य सरकार के ऊपर कि जून 2022 के बाद वो क्या डिसाइड करते हैं। मैं इस पे अपने को सीमित करना चाहता हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ मैं कुछ जजमेंट बता के चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इसको चैलेंज करना चाहता है चल के, मैं नहीं कहता, आपकी इच्छा है अगर आप करना चाहें तो। एक बहुत अच्छा जजमेंट आया था मोहित मिनरल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 एसएससी 1227। इसके अलावा गुजरात हाई कोर्ट एक बहुत अच्छा जजमेंट है, जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा उस बारे। बाकी हाँ, एज आई से माय क्लास आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। ओके देन, थैंक यू सो मच। संदीप बसरे फौजाबाद से कुशल थे संदीप अरे हम लोग चल ही रहा होगा जी, इधर चल रहे हैं जहाँ भी आ रहे थे। हिमांशु खत्री जैसलमेर राजस्थान से और अतुल अग्रवाल कोटद्वार से। सचिव वित्त और आयुक्त वाणिज्य श्री इकबाल अहमद जी पधारे। धन्यवाद करूंगा अपने चेयरपर्सन से, कृपया जबकि लॉकडाउन में 2 साल में हमें परेशानी हुई है, लेकिन फिर भी हमारे साथी टेक्निकल में डिमांड करनी है राजस्व की, कि देश का विकास के लिए राजस्व की आवश्यकता है और राजस्व कैसे बढ़े इस पर हमें काम करना है। सेकंड चीज, हमारे टैक्स पेयर्स के लिए नो पनिशमेंट नो करते हुए CMP 08 कर दिया कि चालान जमा कर दीजिए और कंपाइलेशन के लिए CST 4 कर दीजिए आप दाखिल साल के एंड में 31 जुलाई तक। लेकिन इस बजट में उसको 30 अप्रैल कर दिया। 30 अप्रैल करने के साथ में कुछ टेक्निकल दिक्कत ऐसी आई कि वो पिछले साल में दाखिल नहीं कर पाया, छोटा व्यापारी था, तो 10-10 हज़ार की पेनल्टी इसमें लग रही है। 18, 19, 20, 21 10-10 हज़ार की पेनल्टी वो लग गई। अब आगे 30 जून के बाद रेजिस्ट्रेशन कैंसिल की प्रोसेस चालू हो जाएगा। सब बजट में प्रावधान दिया होगा 3 क्वार्टर के बाद कैंसिलेशन चालू हो जाएगा। अब पेनल्टी जमा करने के लिए कैसे पैसा लाए, रेजिस्ट्रेशन कैंसिल दवा लगी हुई है, क्या व्यापार करें वो? मैं समझता हूँ ये ईज ऑफ डूइंग का पार्ट नहीं हो सकता है। ये किसी कारण से व्यापारी टैक्स जमा नहीं कर पाया, बीमारी हो या फाइनेंशियल दिक्कत हो या कोई भी कारण हो सकता है, उसको रिवोकेशन को रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। और कैंसिल करने के बाद में उसको रिवोकेशन कराना सेक्शन 30 में कराना होता है। रिवोकेशन का टाइम निकल के 90 दिन का, तो अब कमिश्नर को एडिशनल कमिश्नर रेट 2 हमारे यूपी में होता है, वो उसको अपील स्वीकार नहीं कर सकता 90 डेज के बाद में। अब हर कोई हाई कोर्ट जा सकता है। तो हमारा हमने सुझाव दिया है कि रिवोकेशन की प्रोसेस में एक ऑटो पब्लिक होना चाहिए कि हमने रिवोकेशन कराना है तो हम अप्लाई करें ऑन पोर्टल और 48 आवर्स में वो
48 आवर्स में वो रिवोकेशन के लिए अप्लाई करेगा विद लेट फीस, जो भी नॉमिनल हो वो जमा कर दे, 40 आवर्स में खुल जाए और टैक्स रिटर्न विद ब्याज जमा कर दे, फिर 48 आवर्स में उसका रजिस्ट्रेशन रेगुलर हो जाए, व्यापार कर सके। व्यापार नहीं करेगा तो रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा? विचार करने वाली बात है, व्यापार नहीं कर, व्यापार बंद होगा, रेवेन्यू कहाँ से करेगा? और व्यापार तो करना है, इसलिए अनरजिस्टर्ड व्यापार करेगा, रेवेन्यू लॉस गवर्नमेंट को होना है। सोनी चिड़िया आज भी है, लेकिन उसको हमें पहचानने की और स्वरूप देने की जरूरत है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी और पूरी टीम उत्तराखंड में तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका ही नाम मैं कभी सुनता रहा हूँ, इच्छा थी आपको नाम बनाऊँ अपने में, लेकिन फिर भी हमें जो है, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारी जो पॉलिसीज हैं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का 60 साल पुराना है, मेरी उम्र के बराबर का है। और 60 साल पुराने क्या स्थिति थी, आज की स्थिति है। उस समय एक ITO हुआ करता था उत्तराखंड में, समुद्र विभाग का पार्ट था, एक ITO हुआ करता था। आज आगरा के अंदर 7 CITs हैं, लेकिन नियम 61 के हैं। तो इसमें दंडात्मक नहीं होना चाहिए, प्रोत्साहनात्मक होना चाहिए। हमारी डिमांड पहली ये है। तो सर एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 5 साल होने जा रहे हैं अगले महीने GST को, 5 साल सफल कर लिया, लेकिन समीक्षा होनी आवश्यक है कि सरकार ने कितना रेवेन्यू पाया, कितने विवाद बढ़े, ये विवाद खत्म हुए, रेवेन्यू कितना बढ़ा है, व्यापारी की संख्या कितनी बढ़ी है। हमारा मानना ये है, हमारे पूरी टर्म मानना ये कि 136 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, लेकिन मात्र 1.5 करोड़ रजिस्टर्ड व्यापारी काम कर रहे हैं। ये संख्या कम से कम 8 करोड़ होनी चाहिए, तब हमारा देश को रेवेन्यू भरपूर मिलेगा। तो रेवेन्यू मिलेगा, व्यापार होगा तो मतलब रोजगार मिलेगा, व्यापार चमकेगा। जो इतने विकास काम चल रहे हैं उत्तराखंड में, हर प्रदेश में चल रहे हैं, 30 करोड़ पर डे कर सड़क बन रही है, हाईवेज बन रहे हैं, कैसे बने? विकास कार्य कैसे हों? जब तो रेवेन्यू नहीं मिलेगा। तो हम इस बात पे काम चल जाते हैं कि नो रिस्पेक्ट, नो पनिशमेंट, ओनली प्रमोशन एंड प्रमोट, वो 8 करोड़ टैक्स पेयर होने चाहिए। दूसरा एक चीज और होती है कि इनकम टैक्स पर तो जो ITR दाखिल करते हैं वो चीफ कमिश्नर भी करते हैं, CBD के चेयरमैन भी दाखिल करते हैं, तो उनको पता है पोर्टल में दिक्कत क्या आ रही है। लेकिन GST में पोर्टल बनाने वाले अलग और पोर्टल को यूज करने वाले अलग, बनाने वाले डिपार्टमेंट के लोग और यूज करने वाला प्रोफेशनल जो वकील है या CA है। अब उसके साथ में दिक्कत ये कि साहब नहीं साहब आप इसको फॉलो करिए। अरे फॉलो कैसे करें? 5 नंबर कॉलम नहीं भरा तो 6 नंबर कॉलम ऑटो कॉपी हो जाएगा और नेगेटिव लाइटें खड़ी कर दी उसने। सारी दिक्कत यहाँ आ रही है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि राज्य सरकार राज्य स्तरीय सलाहकार मंडल गठन करे, जिसमें टैक्स प्रोफेशनल्स, CA, वकील और सारे टैक्स पेयर्स उनको जोड़े हर क्षेत्र से। और जोड़ने के बाद में क्वार्टरली चौथे महीने में मीटिंग हो और समस्या क्या आ रही है, सोल्यूशन कैसे हो उसका। व्यापारी टैक्स चोरी नहीं कर रहा, वो परेशान है, टैक्स कैसे दूंगा? तो जितनी सुविधा आप देंगे उतना रेवेन्यू आपको मिलेगा। ये सब हमारे कुछ प्रपोजल्स हैं जो हमने तैयार किए हैं। तो मैं अपने माननीय चेयरमैन सर से अनुरोध करूँगा कि हमारी सबकी ओर से आपको सौंपें। क्या पता कि उन्होंने मेरे को मैनुअल दे दिया, मैंने वो मंगा लिया और डिपार्टमेंट ने नो ITC। तो ये व्यवस्था जो है शो होनी चाहिए पोर्टल पर परचेजर के लिए। अपने आयुक्त राज्य डॉक्टर अहमद इकबाल साहब से कि वो अपना जो हमने आप सामने प्रश्न रखे हैं या कुछ जिज्ञासा रखी है या अपनी परेशानी बताई है, उस पर आपका क्या विचार है? माननीय हमारे वित्त मंत्री जी, इस
इस कार्यक्रम के संयोजक मंडल नेशनल चेयरमैन श्री अंजलि श्रीवास्तव जी और मंच पर आसीन सभी सम्मानित हमारे वरिष्ठ वक्तागण, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित साथियों, विभाग से उपस्थित सभी अधिकारियों को मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मंच पर काफ़ी संजीदा इश्यूज पर चर्चा हुई है और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी निर्देश दिए हैं, कुछ संक्षिप्त में हमारे माननीय सीएम साहब और माननीय वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में हमें जो निर्देश मिले हैं, राजस्व को किस प्रकार से बढ़ाया जाए और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण यह है कि विशेषकर मध्यम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के जितने भी हमारे व्यापारी हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनको कैसे हम सुविधाजनक रूप से जीएसटी के बारे में जो भ्रांतियाँ या जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करें, उस पर विशेष निर्देश भी प्राप्त हैं और हम वचनबद्ध भी हैं इस पर कार्रवाई करने के लिए। मुख्यतः जो बिंदु उठाए गए हैं अभी मंच से, मैं उसमें संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि जो रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन है, इस संबंध में अन्य टैक्स एसोसिएशंस के माध्यम से भी यह अनुरोध प्राप्त हुआ है और जीएसटी पोर्टल, क्योंकि जीएसटीएन नेटवर्क अपने आप में एक इंडिपेंडेंट संस्था कंपनी है जो जीएसटी काउंसिल को रिपोर्ट करती है और विशेषज्ञ आईटी कंपनियों के माध्यम से पूरा संचालन, जैसा आप लोग जानते ही करती है, इन्फोसिस और टीसीएस और अन्य कंपनियों के लिए उसमें साझेदारी है। निश्चित रूप से पिछले कई सालों में इसमें कई सारी समस्याएं भी आई हैं और आप ही लोगों के सुझाव के माध्यम से उसको कोशिश की गई है उसको जल्द से जल्द उसका निराकरण किया जाए। रिवोकेशन के पावर्स अभी पोर्टल में या एक्ट में डेलीगेट नहीं किए गए हैं। निश्चित रूप से हम इसको 90 दिन के बाद की अवधि के लिए जो रिवोकेशन के पावर्स की मांग की गई है, उसके लिए हम संस्तुति सहित माननीय मंत्री जी के निर्देशन के क्रम में इसको प्रसारित करेंगे और उसको पर्सनली फॉलो भी करेंगे क्रिश्चियन काउंसिल से, क्योंकि हमने देखा है निश्चित रूप से ये एक चैलेंज रहता है कि जो पहले व्यवस्था बैंक में राज्य स्तर पर थी, अब वो केंद्र स्तर पर जीएसटी काउंसिल में नियुक्त हो गई है। उसमें आसानियां बहुत हैं, आईटीसी का लाभ हमें मिलता है, कैस्केडिंग इफेक्ट कम हुआ है, लेकिन कुछ चैलेंजेस जो आईटी के हम लोगों ने देखे हैं, वो मेरा मानना है कि धीरे धीरे वो कम होते रहेंगे और आप ही लोगों के सुझाव के माध्यम से वहाँ पर जो फीडबैक जाता है वो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई भी होती है। थोड़ी देर से कई बार हो जाती है, लेकिन डेफिनेटली वहाँ पर उसका संज्ञान लिया जाता है। ईमेल्स के माध्यम से हमने पर्सनली भी अपने अधिकारी पूर्व में भेजे हैं और इन सब विषय के लिए डेफिनेटली अधिकारियों को डेलीगेट कर दिया जाएगा कि जो यथासंभव नीतिगत विषय से संबंधित बिंदु हैं जिन पर त्वरित कार्रवाई की जा सकती है, उसको हम प्रबल फॉलोअप के लिए अपने स्तर से भी पैरवी करेंगे। डेफिनेटली टैक्सेशन एक चैलेंजिंग विषय है। यहाँ पे एक और इशू उठा था कि दंडात्मक ना होते हुए प्रोत्साहन के रूप में किया जाए। जीएसटी काउंसिल में भी इस विषय पर चर्चा पूर्व में हुई है। जैसे इनकम टैक्स में आप लोग देखते हैं कि प्रोत्साहित किया जाता है, सर्टिफिकेट्स आते हैं सिल्वर गोल्डन अलग अलग प्रकार के जो अधिक टैक्स पेयर्स होते हैं और जो टाइमली टैक्स पे करते हैं, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम इसमें भी कार्रवाई देखेंगे, ऐसा हमें निर्देश प्राप्त है। 5 वर्षों में जीएसटी व्यापारी कितने बड़े हैं, टैक्स बेस की जहाँ तक बात होती है, निश्चित रूप से जब हम लोगों ने माइग्रेट किया था, हमारे आधे टैक्स पेयर सेंट्रल में चले गए और जो टैक्स की दरें जो अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी, सिफारिशें थी, जिसमें 15 से 16 औसत रेवेन्यू न्यूट्रल रेट की बात रखी गई थी। 2017-18 में जब रेट्स फाइनलाइज हुए थे तो एवरेज 14.5% के आसपास जीएसटी के रेट्स बैठ रहे थे, लेकिन आप ही जैसे संगठनों और व्यापारियों के जो प्रयास थे उसके माध्यम से जो इनिशियल चैलेंजेस थे उनको देखते हुए काउंसिल ने उसको रिवाइज किया और फिर औसत रेट घट के 11.5% के आसपास हो गए, और ये जो कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट से काफी कम है। तो कहने का मतलब यही है कि निश्चित रूप से काउंसिल का संज्ञान और राज्य से जो सिफारिशें जाती हैं उसका समय समय पर पूरा संज्ञान लेता है और आगामी काउंसिल बैठक में भी बिंदुओं को हमारे राज्य की तरफ से सम्मिलित करते हुए प्रेषित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ई-इनवॉइसिंग वाला भी एक महत्वपूर्ण विषय है। ई-इनवॉइसिंग एक नई व्यवस्था शुरू हुई है 1 अप्रैल से 20 करोड़ के ऊपर अनिवार्य कर दी गई। पहले 50 करोड़ और 100 करोड़ के टर्नओवर की मैंडेट थी, और इसमें आप लोग कहाँ से खरीदारी कर रहे हैं, परचेजर्स
निश्चित रूप से ये पोर्टल में सुधार की आवश्यकता है, इसको भी हम सम्मिलित करते हुए आगे विस्तारित करेंगे। अंत में मेरा सिर्फ आप लोगों से यही अनुरोध है कि टैक्सेशन एक ऐसा क्षेत्र है, 5 सालों में बहुत सारी चुनौतियां हम लोगों ने देखी हैं। CGST के साथ कभी हमारे किसी भी राज्य ने मिलकर काम नहीं किया था, लेकिन एक सफल साझेदारी CGST के साथ कमिटीज बहुत सारी गठित हैं। अन्य अतिरिक्त कमिटीज गठित करने के जो सुझाव आया है, निश्चित रूप से इसमें और सहभागिता बढ़ेगी तो डेमोक्रेटिक रूप से आप लोगों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा और इस सलाहकार समिति को और कैसे विस्तारित और कुशल किया जाएगा, इस संबंध में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश पहली बैठक में दे दिए थे। तो इस पर हम जल्द और कार्रवाई आपको करते हुए देखेंगे। आप लोगों के सहयोग के बिना टैक्सेशन संभव नहीं है, ये हम सब लोग जानते हैं। टैक्स की जो मंथली रिटर्न्स की रिक्वायरमेंट हो या क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट हो, कई बार हमें बहुत जटिल प्रतीत होती है। लेकिन मेरा यही अनुरोध होगा कि कई बार सिस्टम में एक चीज को आते आते समय लगता है। एक बार ये स्टेबलाइज होने की दशा में काफी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से 2 साल कोविड का हमें धक्का जरूर लगा था, लेकिन जो उससे रिबाउंड होकर अभी हम आ रहे हैं, आज ही अभी हम आंकड़े देख रहे थे, हमारे राज्य में सिर्फ 33% ग्रोथ अप्रैल महीने में हुई है, जो पिछले क्वार्टर्स और मंथ्स कंपैरिजन में काफी बेहतर है। तो आप लोगों के योगदान से ये संभव रहा है और पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी हमारा पॉजिटिव ग्रोथ रहा है। पूरे स्टेट की अगर बात करें 33% ग्रोथ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय सिंह साहब के नेतृत्व में ये आप ही लोगों के योगदान और टाइमली रिटर्न फाइलिंग से ही संभव हो चुका है, क्योंकि हरिद्वार विशेषकर एक सबसे क्रिटिकल और सबसे महत्वपूर्ण टैक्स जनरेटिंग जनपद हमेशा से रहा है। तो इसके लिए मैं आप लोगों का आभार और धन्यवाद भी व्यक्त करना चाहूँगा। अंत में और कुछ आगे दिवाली को नाम देना चाहूँगा। यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गंगे मैया की जय, गौ माता की जय, वंदे 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 पतित पावन मां गंगा के पावन तट पर एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर्स एंड प्रोफेशनल इस सम्मेलन में हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे महासचिव श्रीमान प्रयाग सिंह जी, हमारे प्रदेश के आयुक्त वाणिज्यकर श्रीमान इकबाल अहमद जी, संतोष कुमार गुप्ता जी, संदीप बंसल जी, प्रमोद राजे जी, नीरव पाटिल जी, अतुल अग्रवाल जी, आशुतोष सिंघल जी, अनुराग श्रीवास्तव जी, JP गुप्ता जी, सुनील ध्यानी जी, वरुण शर्मा जी, निरंकार चौधरी जी, ऋषिकेश हरिद्वार से आदरणीय साहू जी, पूनम जी। सबसे पहले मैं आप सभी का उत्तराखंड की इस पावन धरती पे और पूरे देश से बधाई तमाम साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ। हमें उत्तराखंड का सौभाग्य है कि आप विभिन्न प्रांतों से हमारे इस प्रांत यानी उत्तराखंड पधारे और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप आएंगे और गंगा स्नान भी किया होगा, सभी ने किया होगा। 2-3 हाथ उठे सभी ने किया, 3 ने नहीं किया, 3 ने नहीं किया होगा, अध्यक्ष जी कह रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कर लेंगे नहीं किया। वैसे मैं जानता हूँ कि हरिद्वार ऋषिकेश या उत्तराखंड की पावन धरती जिसे हम देवभूमि भी कहते हैं, और यहाँ ऐसे तो हमारा पूरा देश एक है, देश का हर नागरिक हमारा सम्मानित है, लेकिन उत्तराखंड की पावन धरती वो है जो पूरे देश को आकर्षित करती है। और उसी का कारण मैं कह सकता हूँ कि आपने विभिन्न प्रांतों में कार्यक्रम किए होंगे, लेकिन आज का कार्यक्रम को विशेष संदेश देकर आप लोग ऐसे जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद आपसे कर रहा हूँ। जहाँ तक आपके बारे में अपने जो डिमांड्स आपने रखी है, ये बातें आपने रखी है सुझाव के तौर पे, हमारे आयुक्त आदरणीय इकबाल जी ने अपनी बातों में सारे विषय रख दिए। लेकिन आप सब जानते हैं कि जो आप लोग यहाँ पे हैं, आपका मकसद सिर्फ ये है कैसे हमारा रेवेन्यू बढ़े और प्रताड़ना या शोषण भी नहीं हो। और मुझे लगता है GST जब लगी उसका मकसद भी यही था, पहले स्टार टैक्स, उसके बाद वैट, अब हमारे GST। अभी एक कर प्रणाली, पूरे देश के अंदर एक कर प्रणाली से हमें कितना
जो अनेकों कर हमारे को लगते थे, उस कर की जटिलताओं को दूर करने का एक माध्यम जीएसटी बना। और आज जीएसटी के माध्यम से ये बात तो ठीक है, आपने कहा कि 8 करोड़ होने चाहिए, आज 1.5 करोड़ है, लेकिन ये मानिए कि हर बार हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है। और हमें उम्मीद है कि आज तो 1 मई हो गई और 1 मई को भी संडे है, उसकी जानकारी शायद आज के पास हो या तो आ जाएगी। ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि इस वाले जो माह में 1.5 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी इस अप्रैल माह में आ सकती है। इसका कारण क्या है? 1 लाख आ गई। तो मैंने कहा कि रिपोर्ट आई नहीं, लेकिन अपने आप में 167 हो गया, ये अपने आप एक रिकॉर्ड है। अब मैं तमाम करदाताओं का धन्यवाद भी करता हूँ। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि हमारे विभागीय अधिकारी भी यहाँ मौजूद है, इकबाल साहब मौजूद है, अन्य तमाम व्यापारी और हमारे सीएस और अपने हितधारक यहाँ पे मौजूद है। सच्चाई है कि पहले व्यापारी भी कर चोरी करता या कोशिश करता, आज व्यापारी भी चाहता है वो कर दे। अधिकांश व्यापारी चाहता है कि जो उसके सामने समस्या है उससे वो बचे। हमारे यहाँ जीएसटी में पहले सेल टैक्स में, वैट में जो जटिलताएं थी वो कम से कम जीएसटी में खत्म हुई है, कम हुई। चुनौतियां हैं लेकिन जटिलताएं कम हुई। और आज उसके अलावा जैसे आपने बताया 1.67 लाख करोड़ रुपया कि हमें 1 महीने में उसकी जो है आमदनी हमारी हुई, ये अभी भी रिकॉर्ड है। और आप देखिए, जब हमारे सामने 2 साल का कोरोना गया, उसमें भी समस्याएं आई, लेकिन व्यापारियों ने जिस प्रकार से सहयोग किया, आज पूरे देश के अंदर आप देखिए, जैसा कि हमारे आदरणीय पराग सिंघल साहब बता रहे थे, 30 किलोमीटर रोज हाईवेज बन रहे हैं। अब आप देखिए, कभी आप आगरा से या अन्य क्षेत्रों से कभी आपका ऋषिकेश हरिद्वार आना हुआ होगा, तब आपको 8-8, 9-9, 10-10 घंटे लगते थे। आज कितने घंटे लग रहे? 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। क्या कारण है इसका? इसका कारण जहां हमारी सरकार यानी कि माननीय मोदी जी की सरकार की इच्छा शक्ति है, वहीं उसके पीछे कुछ छिपा है। तो आप जैसे टैक्स पेयर छिपे हैं, जिनके कारण ग्रोथ बढ़ रही है, जिनके कारण इनकम बढ़ रही है, ये विकास की जो गाथा है, ये बिना टैक्स पेयर्स के, बिना टैक्स के और रेवेन्यू के नहीं हो सकते। और मैं ये कहने के लिए भी खड़ा हूँ, भले आप जितने भी यहाँ पे हमारे टैक्स पेयर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, भले आप उसके माध्यम हो सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देश की जो प्रगति है आज पूरे विश्व के अंदर हमारे देश की जो विकास की गाथा है, वो विश्व उसको मान रहा है। कभी अमेरिका हमें आंखें दिखाता था, आज हमें अमेरिका या कोई देश आंख नहीं दिखा सकता है, क्योंकि हमारे विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। अब उनके पीछे कौन छिपा है? और उनके पीछे कोई छिपा है तो आप जैसे लोग छिपे हैं। उनके पीछे कोई शक्ति है तो हमारे टैक्स पेयर्स की सब शक्ति है। जहां तक हमारे काम की बात है, निश्चित रूप से मेरे उत्तराखंड के अंदर अभी जैसा इकबाल साहब ने कहा, हम लोगों ने कोशिश की और मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने स्वयं ने भी कहा है कि हम व्यापारियों का शोषण किए बिना कैसे हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू अर्जित कर सकते हैं, उसका माध्यम ढूंढना चाहिए। और उसमें दिशा में काम कर रहे हैं। हमें, हालांकि मैंने बैठकों में भी कहा है, मैं आज इस मंच के माध्यम से भी कह रहा हूं कि व्यापारी हमेशा विकास में माध्यम बनना चाहता है। व्यापारी हमेशा विकास को देखना चाहता है, लेकिन विकास व्यापारी को चोर की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। यदि यही स्थिति बनी तो शायद आने वाले समय में संकट हो सकता है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि जिस प्रकार से आप जैसे संस्थाओं के माध्यम से बढ़िया सुझाव आप लोग देते हैं, और आपने स्वयं ने भी कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री जी को भी आपने अनेक बार इस प्रकार के प्रपोजल्स और उन्हें सुझाव दिए, और जैसा आप हमें एक आपने ज्ञापन दिया, आपने मांग पत्र या सुझाव हमें दिए, कोशिश करेंगे उसको कुछ उसमें हम दे सके, और कोशिश करेंगे ये बिंदु बना के
हम जीएसटी काउंसिल में जब हमारी कोई बैठक हो उसमें हम अपनी बात रख सकें। शायद इस महीने के एंड तक जीएसटी की बैठक संभावित है, तो कोशिश करेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ जो आप जैसे संस्थाएं, और जैसे आपने अभी बताया कि लगभग 8 राज्यों में आपकी संस्थाएं अभी काम कर रही है, और वो भी तब जब कोरोना का कार्यकाल बीच में था, तब आपने 8 की ग्रोथ यानी 8 राज्यों में बढ़ाई है। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरे देश में आपकी शाखाएं हों, तो आप उसमें अपना जिस प्रकार से आपका काम करने का तरीका है आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और अंत में मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि मुझे अनेकों कार्यक्रम में जाना है, वैसे भी मैं लेट आया हूँ, मेरे कारण आप भी लेट हुए। और चूँकि आज हरिद्वार में 6-7 कार्यक्रम थे, 2-3 कार्यक्रम अभी और इस प्रकार से है कि जहाँ मैं अभी 2 घंटे लेट चल रहा हूँ, जबकि मेरी आदत हमेशा समय से पहुँचने की रही है। पहले मैं कहता था कि मंत्री लेट आता था, मंत्री लेट क्यों होते हैं, आज पता चला कि मंत्री लेट क्यों होते हैं। स्थिति होती है कि जहाँ जाइए वहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार के अपने वो उनके चाहने वाले, हमारे चाहने वाले, हमारे जानने वाले, इस प्रकार के लोगों का मिलना, उनसे बातचीत करना। अब मैं जब यहाँ आ रहा था तो रास्ते में मेरे एक बहुत ही वरिष्ठ साथी और अपने जानकार मेरे जो हरियाणा के उनका फोन आया, साहब हमें पता चला कि आप हरिद्वार में हैं। मैंने कहा मैं हरिद्वार में हूँ, क्या हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, कैसे मना करूँ, चलो ये डामकोठी में आइए, मैं डामकोठी में लेता हूँ। अब वहाँ गए तो कम से कम 15 मिनट लग गए, क्यों साहब अब ये भी कह सकते आप जल्दी आओ जल्दी आओ, आना तो ठीक है, लेकिन उनकी सुनने की बातें रहती है, तो इसीलिए थोड़ा विलंब से आया, मैं माफी चाह रहा हूँ। और आगे मैं आप सबके प्रति बहुत सद्भावना रखते हुए आप इस प्रकार से सहयोग और इस प्रकार के सुझाव देते रहिए, और निश्चित रूप से हमारी सरकार, हम लोग उसमें अमल लाने की कोशिश करेंगे। और आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारा, वैसे तो बहुत छोटा राज्य है, आप लोग उत्तर प्रदेश और अन्य बड़े बड़े राज्यों से आए, हम तो उसके बहुत छोटे हैं, उत्तराखंड राज्य बहुत छोटा है। और छोटा भी क्या है कि आप ये भी जानिए कि साइज में भी छोटा है, पर जो लेने की जो स्थिति रेवेन्यू जिसे बोलते हैं उसमें भी बहुत थोड़ा है। हमारे यहाँ फैक्ट्रीज बहुत थोड़ी है, हमारे यहाँ जो बड़े बड़े व्यापार हैं वो बहुत थोड़े हैं। अब आप देखिए 13 जिले में 3 जिले को छोड़ दें 10 जिले पर्वतीय है, वहाँ उम्मीद ही नहीं करते कि हमारा वहाँ पे किसी प्रकार का जीएसटी कलेक्शन होगा या हमारा वहाँ पे कोई व्यापार बढ़ेगा। लेकिन इस छोटे से संरचना में हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ लोगों से हम लोग जीएसटी ले सकें, और आने वाले टाइम पे इसको कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने की, और उसको उसी रूप में लेके, क्योंकि हमारे प्रदेश की ये सबसे बड़ा रेवेन्यू का माध्यम है, और यदि बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश का विकास भी होगा। तो इसीलिए मैं आप सभी के प्रति बहुत धन्यवाद देते हुए कि आपने हमें आमंत्रित किया, आपके सुझाव, महत्वपूर्ण सुझाव जो आपने दिए उसको कोशिश करेंगे अमल में लाने की, और आप सभी का धन्यवाद देते हुए पुनः आपका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संरक्षण में आगे बढ़ेंगे। उसके साथ ही मैं क्लास से जो कह लो या लोग कह लो, उसको मैं अनुरोध करूंगा कि हमारी संस्था का संरक्षण पद स्वीकार कर लीजिए, जिससे हमें आपसे प्रेरणा मिलती है। ये तो आपने बहुत समय कर रहा है, आप संस्था का संरक्षण पद स्वीकार कर लीजिए। धन्यवाद। तो सर मैं आपसे 2 बातें मांगी, मैंने आपसे एक आप हवाला पूरा कर लिया है, वो बात तो हुई सर। हमारे कुछ साथियों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो आपके कर कमलों से हम पुरस्कार करवाना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूँगा आशुतोष जी से और अतुल अग्रवाल जी से मैं यहाँ आ जाए। दीपक गोयल साहब प्रोफेसर से इधर आइए ऊपर। जिला प्रभाग कोर्ट को हाँ कोई बात नहीं, ये नहीं आपको कमाल करना ही और बता स्वागत है।
गुड़गांव से पधारे हरियाणा उपाध्यक्ष गिरी गुप्ता सुल्तानपुर से। सर सामने इधर देखिए सर, देखिए सर सामने देखिए यार। इधर देखिए सर सामने यार। भैया कैमरा तैयार हो। देखिए सर और उन्होंने इसको पुरस्कार देने के लिए भी कहा है और इसको फॉलो अप करने के लिए भी कहा है। तो इन सबके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने जितने भी नोटिस आती हैं सीट और जगह जगह से आए हैं दूर दूर से उन सब का, और स्पेशली थैंक्स मैं करता हूँ पराग सिंगल जी का, उन्होंने मेरे को यहाँ पर जोड़ा कि नहीं गुप्ता जी आपने हरियाणा से होते हैं हमारे एसोसिएशन के अंदर मेंबर बनना है। तो इसलिए आई स्पेशली थैंकफुल श्री सिंगल जी का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यार बोतल पीछे देखिए।